दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 2021 का पार्ट नंबर 2 और खासतौर से इसमें एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। कल इसके बारे में एक वीडियो बनाया गया था यानी कि पार्ट 1 और उसमें एनपीएस के बारे में जनरल जानकारी यहाँ पर दी गई थी। तो ये जो दूसरा वीडियो है ये सरकारी कर्मचारी खासतौर से जो एनपीएस में कवर्ड है उन सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है। तो कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार रहेंगे। तो लगभग यहाँ पर हम 11 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि हर एक एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि यदि एनपीएस में कवर्ड एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है और उस विकलांगता की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कौन से बेनिफिट यहाँ पर उस सरकारी कर्मचारी को और उसके फैमिली मेंबर्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी जब सुपर एनुएशन यानी कि उसकी पूरी 60 साल होने के बाद में वो यदि वो नौकरी से रिटायर्ड होता है तो कौन से बेनिफिट उसे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तीसरा टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि जब एक सरकारी कर्मचारी 20 साल की नौकरी करने के बाद में यानी कि रेगुलर सर्विस करने के बाद में यदि वो वीआरएस यहाँ पर ले लेता है तो कौन से बेनिफिट उसे मिलने वाले हैं। चौथा टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि यदि एक सरकारी कर्मचारी को FR 56 जे के तहत कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है यानी कि वीआरएस उसे यहाँ पर दे दिया जाता है FR 56 जे के तहत उसके कामकाज के आधार पर तो कौन से बेनिफिट उसे यहाँ पर मिलने वाले हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में यदि एक सरकारी कर्मचारी बीच में ही अपनी नौकरी छोड़ देता है यानी कि वो रेजिग्नेशन यहाँ पर दे देता है तो कौन से बेनिफिट यहाँ पर उसे मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर चर्चा की जाएगी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड है और वो किसी कॉरपोरेशन या फिर कंपनी या फिर किसी बॉडी के तहत उसे यहाँ पर एब्जॉर्व कर लिया जाता है तो कौन से बेनिफिट उसे मिलने वाले हैं यानी कि उसकी जो पिछली सर्विस है वो काउंट की जाएगी नहीं की जाएगी, उसकी पेंशन कितनी बनेगी इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर यहाँ पर रहेगा कि एक सरकारी कर्मचारी जो कि इनवैलिडेशन की वजह से रिटायरमेंट उसका हो जाता है तो कौन कौन से एंटाइटलमेंट यहाँ पर रहेंगे, कौन से बेनिफिट उसे मिलेंगे। और फिर यहाँ पर ये रहेगा कि यदि एक सरकारी कर्मचारी जिसे कि शारीरिक विकलांगता की वजह से नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, बोर्डिंग आउट उसे कर दिया जाता है, खासतौर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उस केस में ऐसा देखने को मिलता है तो कौन कौन से बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में यदि किसी सरकारी कर्मचारी को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है तो उसका क्या असर यहाँ पर पड़ने वाला है उसकी पेंशन पर। और फिर 10वां टॉपिक यहाँ पर रहेगा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय पर उसके खिलाफ कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स यहाँ पर पेंडिंग है यानी कि विभागीय कार्रवाई यहाँ पर लंबित है तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी पेंशन पर। और लास्ट में यहाँ पर रहेगा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड है उसकी मृत्यु यहाँ पर नौकरी के दौरान ही मिल जाती है तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और कितनी फैमिली पेंशन यहाँ पर मिलेगी इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर लास्ट में दी जाएगी। तो ये 11 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा की जाएगी। गजट नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू कर लेते हैं हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक ये है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान ही मृत्यु हो जाती है, शारीरिक रूप से यदि वो विकलांग हो जाता है तो कौन कौन से फायदे उसे यहाँ पर मिलने वाले हैं और उसके लिए सरकारी कर्मचारी को क्या करना होगा इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि एनपीएस के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण करने के समय उसकी मृत्यु या फिर निःशक्तता के आधार पर सेवा मुक्ति या फिर असक्तता होने पर सेवानिवृत्त होने की दिशा में एनपीएस या फिर केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन हित लाभ पाने के लिए प्रारूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा। और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं वो भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे। यानी कि पर कहने का मतलब यह है कि यदि सरकारी कर्मचारी जो कि एनपीएस में कवर्ड है उसकी यदि मृत्यु हो जाती है नौकरी के दौरान ही तो उसके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के तहत मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। और इसके अलावा यदि सरकारी कर्मचारी को शारीरिक रूप से विकलांगता होने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो यहाँ पर केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियम 1939 के तहत मिलने वाले जो डिसेबिलिटी पेंशन के बेनिफिट्स है वो भी यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारी जो कि नए नौकरी में आते हैं उनको भी और जो पहले से एनपीएस में कवर्ड हैं उनको भी
प्रारूप 1 में अपना विकल्प भर के अपने हेड ऑफ द ऑफिस को सबमिट करना है। ये सभी सरकारी कर्मचारियों को करना है जो कि नौकरी में पहले से भी हैं और जो एनपीएस में कवर्ड हैं, उन सभी को प्रारूप 1 यानी कि प्रोफार्मा 1 में अपने विकल्प का प्रयोग करके अपने एचओडी को जमा करना है। और उसके बाद में उन्हें यहाँ पर यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यदि वो विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत डिसेबल पेंशन का भुगतान भी उन्हें यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद में सरकारी कर्मचारी को प्रारूप 2 यानी कि प्रोफार्मा 2 जो है उसमें अपनी फैमिली की पूरी जानकारी भी अपना जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसे प्रस्तुत करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के फैमिली में कुछ बदलाव यहाँ पर होते हैं एक बार सबमिट करने के बाद में, तो उसकी जानकारी भी सरकारी कर्मचारी को देनी होगी। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु यदि यहाँ पर हो जाती है या फिर सरकारी कर्मचारी शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे यहाँ पर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 और सीसीएस पेंशन रूल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी किया जाएगा। तो ये सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर। और उसके बाद में दूसरा जो बेनिफिट यहाँ पर है कि यदि एक सरकारी कर्मचारी सुपर एन्यूएशन पर नौकरी से रिटायर्ड होता है यानी 60 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में, तो उसे कौन से बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसा सब सरकारी कर्मचारी जो सुपर एन्यूएशन की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता है या फिर यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा को अधिवर्षिता की अवधि से आगे विस्तारित किया गया है, तो यहाँ पर सुपर एन्यूएशन की आयु के पश्चात सेवा की ऐसी विस्तारित अवधि की समाप्ति पर वह पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण नियम 2015 के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को यथा स्वीकार्य हित लाभों का हकदार होगा। तो यहाँ पर जो सरकार के द्वारा 2015 में रूल जारी किए गए थे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम, उनके अनुसार बेनिफिट यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि जो आपका पैसा यहाँ पर है, जैसे में कि आपका जो 60% पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा, 40% आपका एन्युटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसके तरफ आपको पेंशन यहाँ पर फिक्स की जाएगी। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में तीसरी बात यहाँ पर आती है कि यदि सरकारी कर्मचारी 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद में वीआरएस यहाँ पर ले लेता है तो कौन से बेनिफिट उसे मिलने वाले हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर कहा गया कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में 3 महीने से अन्यून का सूचना देकर सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है। यानी कि एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पर वीआरएस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि परंतु यह नियम वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ सहित ऐसे अभिदाता को लागू नहीं होगा जो कि विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम और अन्य सहायता कार्यक्रम का अधीन सौंपे गए कार्य पर हैं या फिर मंत्रालयों या विभागों कि विदेश में स्थित कार्यालय में उनकी तैनाती है या फिर किसी विदेशी सरकार में एक विनिर्दिष्ट संविदा पर सौंपे गए कार्य पर यदि वो हैं और जब तक कि भारत में स्थानांतरित होने के पश्चात उसने भारत में पद पर कार्यभार पुनर्ग्रहण न किया हो और 1 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा न की हो। हालांकि यहाँ पर ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी हैं वो भी 20 साल की नौकरी करने के बाद में 3 महीने का एडवांस नोटिस देकर वीआरएस यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसका भी फायदा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। और उसके बाद में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि उपनियम 1 के अधीन दिए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति की अपेक्षा होगी। यानी कि आपका जो एचओडी है उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी यहाँ पर कर सकता है। फिर यहाँ पर 3 महीने का जो नोटिस है उसके बाद में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये कहा गया कि जो सरकारी कर्मचारी है जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का चुनाव करता है और जिसने नियुक्ति प्राधिकारी को इस आशय के लिए आवश्यक नोटिस दिया है, ऐसे सरकारी कर्मचारी प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के अतिरिक्त अपने नोटिस को वापस लेने से रोक दिया जाएगा, परंतु वापसी के लिए अनुरोध उनकी सेवानिवृत्ति की आसित तारीख से कम 15 दिन पूर्व किया गया। यानी कि सरकारी कर्मचारी अपना जो वीआरएस का नोटिस है उसे वापस भी यहाँ पर ले सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर जो ये भी कहा गया कि ऐसे जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो कि अपनी वीआरएस यहाँ पर ले लेते हैं तो उन सरकारी कर्मचारियों को पीएफआरडीए के द्वारा जो
पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्यारोहण नियम 2015 के अंतर्गत आदिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को स्वीकार्य हित लाभों का हकदार होगा। यानी कि जब एक सरकारी कर्मचारी सुपर एन्युएशन पर जो लाभ उसे मिलते हैं, सेम लाभ उसे यहाँ पर वीआरएस लेने की कंडीशन में भी दिए जाएंगे। और फिर यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या फिर हित लाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है तो वह पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्यारोहण विनियम 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा। तो जो वीआरएस में कवर्ड सरकार वीआरएस लेने वाले सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पर वीआरएस ले सकते हैं और उन्हें जो भी बेनिफिट्स हैं जो कि सुपर एन्युएशन पर मिलने वाले हैं वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि मूल नियमों के नियम 56 के तहत यदि को सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति यहाँ पर दे दी जाती है तो कौन से बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो मूल नियम 56 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त है या फिर जो अपने सेवारत प्रतिष्ठान के लिए अधिशेष घोषित किए जाने पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तारीख 28 फरवरी 2002 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत यथा अधिसूचित समय समय पर यथा संशोधित विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का चयन करता है तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को भी यहाँ पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्यारोहण नियम 2015 के अधीन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के लिए यथा स्वीकार्य हित लाभों का हकदार होगा। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी को FR 56J के तहत उसके कामकाज के आधार पर कंपल्सरी रिटायरमेंट यहाँ पर दे दिया जाता है उसे भी वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक सुपर एन्युएशन यानी कि पूरी नौकरी करने पर रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं वो सारे बेनिफिट उस सरकारी कर्मचारी को भी दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर अगली बात आती है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है तो कौन से बेनिफिट्स उनसे आने पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि सरकारी सेवा या फिर पद से त्यागपत्र देने पर जब तक कि ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जनहित में वापस लेने की अनुमति न हो, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अधिवर्षिता पूर्व अभिदाता की निकासी के मामले में यथा स्वीकार्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से एक मुश्त और वार्षिकी का भुगतान सरकारी कर्मचारी को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय उस पर तारीख जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है उससे 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे यदि सरकारी कर्मचारी नौकरी त्यागपत्र दे देता है उस कंडीशन में भी। और सरकारी कर्मचारी यहाँ पर अपना जो रेजिग्नेशन है वो वापस भी ले सकता है। फिर यहाँ बात आती है कि यदि सरकारी कर्मचारी किसी निगम कंपनी या फिर निकाय में उसके अधीन आमिलन पर मिलने वाले फायदे, तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के पूर्णतः या फिर आंशिक स्वामित्व या फिर नियंत्रित निगम या कंपनी या फिर केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या फिर वित्त पोषित किसी निकाय में या फिर उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमिलित होने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है तो ऐसे आमिलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त माना जाएगा। और पेंशन निधि विनियामक या फिर विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता की निकासी के मामले में यथा स्वीकार्य हित लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। यानी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे कि किसी कंपनी निकाय या फिर उसके अधीन आने वाले किसी संस्थान में उसे एब्जर्व कर लिया जाता है तो उस एक सरकारी कर्मचारी को भी यानी सुपर एन्युएशन पर मिलने वाले सारे बेनिफिट्स भी इस कंडीशन में भी दिए जाएंगे। तो ये फायदे उसे मिलने वाले हैं। फिर अगला जो टॉपिक यहाँ पर है कि यहाँ पर कहा गया कि अविधि मान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी। तो यहाँ पर कहा गया कि अधिवक्ता के निःशक्त होने के मामले में जहाँ दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं कथित धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा, परंतु ऐसा विधाता दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अधीन यथा विहित सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि दिव्यांगता की वजह से नौकरी से बाहर हो जाते हैं उन्हें भी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पर बात आती है अगले टॉपिक की। बहुत सारे यहाँ पर इन्होंने
नियम यहाँ पर बनाए हुए हैं। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि निःशक्तता के कारण सेवा से कार्य मुक्त किए जाने पर यदि किसी अगर कर्मचारी को विकलांगता की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो कौन से बेनिफिट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जहां अभिदाता ने केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 के अधीन हित लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था, या फिर जिसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम का विकल्प है, सरकारी सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता के कारण सेवा से कार्य मुक्त किया जाता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा या साधारण पेंशन नियम 1939 के अनुसरण में हित लाभों के संवितरण के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। यानी कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को यहाँ पर दिव्यांगता की वजह से, विकलांगता की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसे यहाँ पर केंद्रीय सिविल असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत मिलने वाले सारे जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि यदि अभिदाता उपनियम 1 के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियमावली 1939 के अधीन हितलाभ प्राप्त करता है तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एक मुश्त में किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सीसीएस पेंशन रूल्स असाधारण पेंशन नियम 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ लेना चाहता है तो उसका जो सारा जमा पैसा है वो सरकार के खाते में चला जाएगा और उस सरकारी कर्मचारी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 के तहत डिसेबिलिटी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात। और उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर पदच्युति का सरकारी सेवा से हटा जाने का प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी को FR 56G के तहत यदि नौकरी से निकाला दिया जाता है तो कौन से बेनिफिट उसे यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर कहा गया कि सरकारी सेवा से शास्त्रीय स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति यदि किसी को किया जाता है या फिर नौकरी से या फिर पद से हटा दिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्ण निकासी के मामले में यथाशीघ्र अभिदाता को संचित पेंशन कॉर्पस से एक मुश्त और वार्षिक राशि संदेह होगी और जो भी नियम है उसके अनुसार उसे भुगतान यहाँ पर किया जाता रहेगा। फिर यदि कहीं पर कुछ डिपार्टमेंटल कार्रवाई पेंडिंग है उस मामले को किस तरह ट्रीट किया जाएगा उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर ये है कि जो फैमिली पेंशन है उसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। और यहाँ पर कहा गया कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए कौन कौन से फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर तो सरकारी कर्मचारी जिसने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली असाधारण पेंशन नियम 1939 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प जो कि प्रोफार्मा 1 था उसका प्रयोग किया था, इसके मामले में नियम 10 के अंतर्गत व्यतिक्रम विकल्प है, या फिर सेवानिवृत्त अभिदाता जैसे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 16 के अंतर्गत में असक्तता पेंशन या फिर केंद्रीय सिविल सेवा साधारण पेंशन नियम 1939 के नियम 17 के संदर्भ में निःशक्तता पेंशन मिली हो तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय सिविल पेंशन नियम 1972 के अनुसार में हित लाभों के संवितरण के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा और इसके लिए जो सारा काम है वो उसके HOD को करना है। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो यदि कर्मचारी की मृत्यु होने पर केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 1939 या केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के अंतर्गत उप नियम 1 के अनुसार में कुटुंब को हितलाभ दे है तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके पक्ष में पेंशन विधि नियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण विनियम 19 के अंतर्गत नाम निर्देशन किया गया है। यदि ऐसा नाम निर्देशन नहीं है या फिर यदि किया गया है नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को की फैमिली को फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा और जो जमा पैसा है उसे सरकार के खाते में ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात ये कही गई है कि सरकार का जो अंशदान है और उस पर जो प्रतिलाभ यहाँ पर मिला है यानी कि रिटर्न जो मिला है उसे सरकार के खाते में भुगतान किया जाएगा और बाकी का जो पैसा यानी कि सरकारी कर्मचारी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे सरकारी कर्मचारी के जो नॉमिनी है उन्हें उसका भुगतान
कर दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एनपीएस के तहत कवर सरकारी कर्मचारी और उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाले हैं। और इसके बाद में अगले आने वाले जो वीडियो है उसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इन रूल्स के बारे में दी जाएगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।